ग्लाइकोलिसिस ऐसी प्रोसेस है जो सारी लिविंग सेल में होती है, ठीक है, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गी हो, ह्यूमन, सभी के अंदर जो है प्लांट सेल के, सारी प्लांट सेल के अंदर, सारी लिविंग सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलिसिस। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनाएरोबिक हो, सब में कॉमन क्या है बेटा? ग्लाइकोलिसिस। अब सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ग्लाइको। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन, ठीक है बेटा, ग्लूकोज का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट क्या होता है? आधारित पदार्थ क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होना है, वो किसका ऑक्सीडेशन होगा? ग्लूकोज का। ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड। इसका कैसा ऑक्सीकरण होगा? आंशिक ऑक्सीकरण होगा। और आंशिक ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड बनेगा। और ये पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन। इससे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, एक अणु सबस्ट्रेट होता है, इसका आधारित पदार्थ होता है, इसका होता है स्टेप बाय स्टेप आंशिक ऑक्सीकरण, और आंशिक ऑक्सीकरण से क्या बन जाता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होगी? सभी जीवित कोशिकाओं में। टोटल कितनी स्टेप्स होती है इसके अंदर? 10 स्टेप्स होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप होती है। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस में और क्या चीजें बता दी थी मैंने, पहले उसको रिपीट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अदर नेम क्या है? तीन साइंटिस्ट के नाम पर है, एम्बर्डन, तीन साइंटिस्ट के नाम पर EMB। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस सारी लिविंग सेल में होने वाली प्रोसेस है। ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन हो रहा है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में ATP बनेंगे और साथ में NADPH2 भी बनेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ। रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसा आपको दिमाग में होगा ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, इसके बाद में क्या होगा, एक फ्लो चार्ट है रेस्पिरेशन के अंदर, वो आप लोगों को पहले चार्ट बता दिया जाए ताकि आपको ये समझ आ जाए, आपको माइंड मेकअप हो जाए कि हम क्या चीजें पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस की साइड क्या थी बेटा? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो ग्लाइकोलिसिस की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो बता देती हूँ। इसको हटा दूं बेटा एक बार में? हाँ, इसकी हटा दें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एक माइंड मेकअप होना आपका जरूरी है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्रथम श्वसनीय पदार्थ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे सामान्य रूप हम क्या बात करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा दूसरा श्वसनीय पदार्थ क्या होता है? वसा के अलावा क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे श्वसनीय पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होगा। ग्लूकोज का क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण होगा। कहां पर होगा? स्टेप कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस। साइट क्या होती है ग्लाइकोलिसिस की? साइटोप्लाज्म। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर बनेंगे फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ऐसे करते टोटल 10 स्टेप हो गई। पीएफ लास्ट में 9 रिएक्शन में फास्फोर और पायरुविक एसिड, और एंड में क्या बन जाता है? 2 पायरुवेट एसिड। ठीक है, और साथ में क्या बनता है? ये अभी आपको स्टेप्स के अंदर मैं बताऊंगी। ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है? NADH2 बनेगा, 2 ATP बनेगा। फिर इनको मैं लास्ट में ही बताऊंगी ताकि आपको अभी क्लियर नहीं है कि क्या NADH2 और ATP बना देंगे उसके बाद बताइए। ठीक है, अब ये 2 पायरुविक एसिड जो है ये कहाँ पर एंटर करते हैं, मतलब ये कौन सी रिएक्शन चलती है? अगर ये वायवीय श्वसन, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो पायरुविक एसिड से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? 2 एसिटाइल कोएंजाइम। किसका फॉर्मेशन होता है? 2 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है। पूरा लिख दीजिए, एसिटाइल
कोएंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसिटाइल कोएंजाइम, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को और मतलब क्रेब्स साइकिल को और लिंक रिएक्शन को कनेक्ट करता है। ठीक है, 2-एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पर एंटर करते हैं? क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र जो कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, ये कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और क्रेब्स चक्र के अंत में हमें प्राप्त हो जाते हैं CO2+। अब जितनी भी NADH2 की कैलकुलेशन है और ATP की कैलकुलेशन है, मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी कि किसमें कितने ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, वसा जो है, अगर वसा की बात करते हैं तो वसा का ऑक्सीडेशन होता है, और वसा का ऑक्सीडेशन में सबसे पहले क्या बनेगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या बनता है? वसीय अम्ल और क्या बनता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से अगेन किसका फॉर्मेशन रहता है? ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप। और वसीय अम्ल का होता है बीटा ऑक्सीडेशन। वसीय अम्ल में क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन। और वसीय अम्ल के बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बीच का लिंक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटाइल कोएंजाइम। प्रोटीन जो होता है किसका पॉलीमर होता है? प्रोटीन एक्चुअली क्या है? प्रोटीन क्या है बेटा? ये सब हम पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो J1 में बायोमॉलिक्यूल्स है। स्टार्टिंग जो है आप लोग केमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ PhD के अंदर है ना, तो बायोमॉलिक्यूल्स वहाँ पर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, है ना। बाकी निट वाले बच्चों को बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक किसमें दिया रहता है? बायो के अंदर दिया रहता है। पर यहाँ पर एंजाइम टॉपिक निट वाले बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं बेटा? इसी में बायो के अंदर। पर इधर आपके कहाँ पर दिया रहता है? केमिस्ट्री में। हमारा सिलेबस जो है PhD के सिलेबस का ये मेंशन नहीं किया है, इसलिए आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हो। केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप प्रोटीन बात देखिए, प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड से अगेन फॉर्मेशन हो जाता है एसिड, पायरिक एसिड में एंटर करता है और ये साइकिल आगे चलती रहती है। यही चीजें हमने पढ़नी है। आगे जब NADH2 और ATP कैलकुलेशन आ जाएगी तब आपको ये चीज और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 2 ATP बनेंगे, और ये जितने भी NADH2 और ATP होते हैं ये फर्दर कहाँ पर जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहाँ पर जाकर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फॉर्मेशन होता है ATP का। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपके साथ जो ग्लाइकोलिसिस पर ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। सेशन में हम क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं? 4 जो है टोटल पाथवे हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल और चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तो पूरा चार्ट बना देती हूँ। अधूरा क्यों बनाऊँ? लिखना अभी देखिए पूरा बना देती हूँ। इसमें क्या बनेगा? पढ़ाओ इसे यार। लास्ट में करूँगी वैसे चार्ट को। अभी चार्ट को अभी कंप्लीट कर देती हूँ आपका चार्ट। नहीं बना। सत्यम ग्लाइकोलिसिस 12th के हिसाब से कभी ग्लाइकोलिसिस पर या किसी साइकिल को दिया नहीं है क्वेश्चन पेपर में अभी तक PhD के अंदर। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को कभी दिया नहीं गया है कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल बने। सिर्फ आप समझ लीजिए उसको, ताकि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ वो आपसे अच्छे से हो जाए। 12th के हिसाब से बाकी जो बच्चा करना चाहते हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कभी है लोग मेरा पढ़नी आने कॉलेज के अंदर या आपको ग्लाइकोलिसिस जब तक नोट्स में देख लीजिए आपके ग्लाइकोलिसिस की चेन को। ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितनी रिएक्शन होती है ना? बायोकेमिकल 10 बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हो रही है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप सभी बच्चे याद रखेंगे,
जरूरी नहीं कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट हो, पर इसमें हमेशा प्रॉफिट होता है। आप अगर 2 एटीपी खर्च करते हो तो आपको डबल मिल जाता है। कितने एटीपी मिल जाते हैं बेटा? 4 एटीपी मिल जाते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज से फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट का। एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहाँ पर एटीपी कंज्यूम हो गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट को क्या कहा जाता है? रॉबिन्सन एस्टर। लास्ट में स्पेशल पॉइंट में चारों के नाम दे रखे हैं, रॉबिन्सन एस्टर, हार्डन यंगस एस्टर, लीबर्ग एस्टर, कॉरीज एस्टर, ग्लूकोज 1 फास्फेट को। तो ये नाम आप चारों जो स्पेशल पॉइंट में दे रखे हैं, वहां से इसको याद कर लीजिएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट का। दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। एंजाइम कौन सा वर्क करता है? आइसोमरेज। मैंने आपको बता दिया था, जब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का चेंज होगा तब एंजाइम कौन सा वर्क करेगा? आइसोमरेज। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। अगर फास्फेट और जुड़ गया है तो फिर से यहाँ पर एटीपी कंज्यूम हुआ है। और जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो एंजाइम कौन सा है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। स्टार डाल दीजिएगा इस एंजाइम को, क्योंकि एक एलोस्टेटिक एंजाइम होता है, एक तरफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो दूसरी तरफ उसको रोकता है, इनहिबिट करता है। तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, और इसका कोफैक्टर क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, स्टार डाल देना इसको। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एंडोलेज एंजाइम की प्रेजेंस से बदल जाता है 3-PGAL, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है बेटा, क्या बना रहा है? 3-PGAL फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ठीक है, DHAP। आकाश क्या बोला बेटा? DHAP की फुल फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ध्यान देना मेरे रिएक्शन के ऊपर। PGAL के बाद में 1,3-PGAL यानी फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद में कौन सी कर रहा है बेटा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन जो निकल रही है उसको कौन गेन कर रहा है? NAD। NAD होता है यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन ग्रहण करने वाला कौन होता है? NAD। फुल फॉर्म क्या होती है NAD की? डाइन्यूक्लियोटाइड। और जब भी NADH2 या NADH2 से NAD, तो एंजाइम कौन सा वर्क करता है? डिहाइड्रोजनेज। मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है 1,3-PGA का। क्या बन चुका है बेटा? एल्डिहाइड से फास्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद में आप देख रहे हो कि अब इस रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और एंजाइम वर्क कर रहा है ट्रांसफास्फोराइलेज। फॉर्मेशन हो रहा है 3-PGA का और फिर म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में बदल जाता है 2-PGA में, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में, और फिर इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बन जाता है 2-फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड 2-पैप के अंदर। और 2-पैप से 2-फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड से लास्ट में फॉर्मेशन हो जाता है 2-पाइरुविक एसिड का। और इसमें एंजाइम कौन सा काम करता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, और इसमें याद रखना पाइरुविक एसिड काइनेज में कौन से कोफैक्टर है? मैग्नीशियम और पोटेशियम। और इस रिएक्शन में अगेन फॉर्मेशन हो रहा है एटीपी का। ठीक है बेटा, तो अगर मान लो कोई बच्चा नहीं भी याद करना चाहे तो एक तो लास्ट स्टेप जो भी याद रखना 2-फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है? 2-पाइरुविक एसिड का। और एंजाइम का नाम याद रखना पाइरुविक एसिड काइनेज। कौन सा एंजाइम रखोगे? स्पेशल डाल देना। और एक याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप को फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रॉम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है? हेक्सोकाइनेज। एक एंजाइम याद रखिएगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम कब वर्क करता है? जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ठीक है बेटा, इतना तो सारे बच्चे याद कर लेंगे। कितनी जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है?
अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कहीं पर CO2 बाहर निकल रही है 10 स्टेप में, कहीं पर भी नहीं निकलती है। इस प्रोसेस में ना ऑक्सीजन यूज में आती है और ना CO2 बाहर निकलती है। अगर ऐसे देखा जाए तो वैसे तो कॉमन फेज है एरोबिक और एनारोबिक, पर इटसेल्फ ये क्या है खुद में एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन यूज में नहीं है। डी कार्बोक्सिलेशन होता ही नहीं है। ऑक्सीडेशन कितनी स्थान पर हो रहा है बेटा, 1, जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है NAD से NADH का, तो ऑक्सीडेशन कितनी जगह पर हो रहा है बेटा, एक बार हो रहा है। ऑक्सीडेशन में तो ये वर्ड मैंने लिखा है SLP। SLP का मतलब होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, हिंदी में बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलीकरण, पर मैं आपको इंग्लिश वर्ड भी बताऊंगी साथ में। S फॉर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है, ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट क्या है, ग्लाइकोलिसिस की स्टार्टिंग कहां से होती है, ग्लूकोज से। इसका सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसका आधारिक पदार्थ क्या है, सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, आधारिक पदार्थ। इस सबस्ट्रेट में जो एनर्जी है उससे सीधा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एटीपी का। अगर सीधा एटीपी बन जाता है तो इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब एक तो NADH2 से एटीपी बनना, NADH2 से एटीपी कहां पर जाकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक सीधा सबस्ट्रेट से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितनी जगह पर एटीपी बनते हैं, 2 बार, 2 टाइम। टोटल कितने एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी। टोटल बनते कितने, फॉर्म कितने हो रहे बेटा, 4 एटीपी। खर्च कितने हो जाते हैं, कंज्यूम कितने हो जाते हैं, 2 एटीपी। तो कितने एटीपी बचेंगे बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से हमें कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 2 एटीपी। 2 हमारे खर्च हो चुके हैं। स्टार्टिंग की रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि वहां पर एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, एटीपी खर्च हो रहा है। तो हमें कितने एटीपी मिले बेटा, 2 एटीपी। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की कैलकुलेशन देखना बेटा, एटीपी की कितने एटीपी बने, कितने थे बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में, 4 एटीपी। 2 खर्च हो गए तो हमें कितने एटीपी मिले, 2 एटीपी। मतलब डायरेक्ट एटीपी अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट एटीपी हमें कितने मिल गए बेटा, 2 एटीपी। कितने NADH2 बने, 2 NADH2 बने। ये NADH2 कहां पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और ये NADH2 बिकॉज 1 NADH2 is equal to 3 ATP। एक NADH2 कितने ATP के बराबर होता है, 3 के बराबर। तो यहाँ पर कितने ATP बन जाएंगे, 6। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, 1। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बन जाते हैं, 1 एटीपी फॉर्मेशन होता है। एटीपी की कैलकुलेशन समझ में आ गई आपकी, फिर से बताऊं मैं, देखो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितने बार होता है, 2 बार। मतलब जहां पर सीधा एटीपी बनना है, आपको क्या करना है, बिना ETC में गए सीधे एटीपी का निर्माण, उसे क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल। मैं डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। 2 बार होता है, कितने एटीपी बनते हैं, 4। देख लेना स्टेप में कितने खर्च हो गए, 2। स्टार्टिंग में 2 एटीपी खर्च हो गए थे, ठीक है। हमारा इनपुट कितना था, कितने एटीपी हमने खर्च किए, 2। कितना पैसा लगाया बिजनेस में बेटा, इतना, और आउटपुट क्या निकला बेटा, डबल हो गया, 4। ठीक है, आगे बात में तो डायरेक्ट एटीपी हमें कितने मिले, बने थे 4, पर हमें कितने मिले, 2। ठीक है, अब कितने NADH2 बने, 2। तो ये NADH2 कहां पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो अभी मैं समझा रही थी ना आपको कि सारे NADH2 कहां पर जाकर एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। कितने तो टोटल कितने एटीपी हो गए,
नहीं करवा दूंगी। और एटीपी कौन कौन से स्टेप में बनेंगे वो स्टेप भी बता देती हूँ। और खर्च कहाँ पर होंगे? एटीपी खर्च कौन है मेरा पीछे? स्टेप नंबर 1 एंड 3। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे एटीपी जो है वो खर्च हो रहे हैं स्टेप नंबर 1 एंड 3 के अंदर। और बन कहाँ पर रहे हैं? एक तो बन रहे रिएक्शन नंबर 7 में और एक बन रहे रिएक्शन नंबर 8 में। कौन सी रिएक्शन है? एटीपी बनते हैं तो रिएक्शन नंबर 7 में और रिएक्शन नंबर 10 में। ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कितने एटीपी निर्मित होते हैं? बनते कितने हैं? 4 लिख दिया है मैंने आपको नोट्स में। ग्लाइकोलिसिस में आपको लिख दिया है ये सारी चीजें मैंने। ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों शोषण में समान रूप से कौन सी क्रिया होती है? ग्लाइकोलिसिस। ना इसमें ऑक्सीजन लगती है और ना CO2 निकलती है। और 6 कार्बन वाला ग्लूकोज किसमें टूट जाता है? 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ग्लाइकोलिसिस को और क्या कहा जाता है? EMP क्यों कहा जाता है? 3 मैकेनिकल एसिड खोज की थी, एम्बेडन, बेयरहॉफ और हार्ट्स। टोटल 2 NADH2 और 2 ATP का लाभ होता है इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में कितनी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद क्या हैं? और अंतिम उत्पाद रिएक्शन देखो लेफ्ट में तो लिखिए 2 पायरुविक एसिड, 2 NADH2 और 2 ATP। और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? 2 पायरुविक अम्ल किस क्रिया के अंत में बनते हैं? तो वो कौन सी प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस। कितने एटीपी का इनपुट हुआ? 2 का। और आउटपुट कितना हुआ बेटा? 4। तो नेट गेन ऐसे निकालते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट माइनस इनपुट कितना निकल जाता है बेटा? डायरेक्ट एटीपी पूछे तो 2 और टोटल पूछे तो 8। नेट डायरेक्ट गेन कितना होगा बेटा? 2। अब डेफिनेशन लिखवा दूं मैं बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की। लिखिएगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन SLP जब किसी
जब किसी पदार्थ की ऊर्जा द्वारा सीधे ही बिना ईटीएस के एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो इसे SLP मीन्स सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एडीपी से एटीपी का निर्माण, इसे क्या कहा जाता है? फास्फोराइलेशन। नेक्स्ट चीज हम पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया मेरा ग्लाइकोलाइसिस। मैंने कहा अगर आप याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, पूरा बात पे याद करो, है ना? अभी टाइम भी आपके पास में, अगर पूरा बात पे याद नहीं तो फर्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप को मत भूलना। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम कहाँ पर काम कर रहा है? ऑक्सीडेशन जो हो रहा है NAD से NADH का निर्माण, वो कौन से स्टेप में हो रहा है, इसको याद कीजिए। इतना तो आप याद कर सकते हो। इसको अब आ जाता है फैट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का भविष्य किस पर निर्भर करेगा? पायरुविक एसिड का भविष्य किस पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध होती है तो कौन सा शोषण स्टार्ट हो जाता है? बेटा फैट ऑफ पायरुविक एसिड का भविष्य क्या होगा आगे? पायरुविक एसिड का क्या होगा? पायरुविक एसिड का भविष्य ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और यदि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो तो यह कोशिका द्रव्य में ही रहता है। और यदि यह ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो तो यह कोशिका द्रव्य में ही रहता है और एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनाता है। ऑक्सीजन उपस्थित होने पर कहां पर एंटर कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन उपस्थित होने पर यह माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है जहां इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 और जल बनते हैं। CO2 और जल बनता है, ब्रैकेट में लिख देना वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन।
माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ये कहाँ पर एंटर करेगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहली प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लिंक अभिक्रिया। ठीक है, फिर क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। कहाँ पर होते हैं दोनों? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। हालांकि लिंक रिएक्शन को हम आगे और डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, तो पहली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव पाया जाता है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और क्रेब्स चक्र के बाद में कौन सा सिस्टम आ जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, या इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, या क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। कहाँ पर चलता है? और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को और क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो पायरुविक अम्ल कहाँ एंटर कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, लिंक अभिक्रिया। फिर कौन सी चलेगी? और फिर क्या चलेगी? ये पूरा क्या है? वायवीय श्वसन। ये क्या है? एरोबिक। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो कहाँ पर रहेगा? कोशिका द्रव्य में। तो या तो अनाक्सी श्वसन या किण्वन। उत्पाद क्या बनते हैं अनाक्सी श्वसन या किण्वन के? एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी। तो आगे डिपेंड किस पर कर रहा है पायरुविक एसिड का भविष्य, कि ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन होगी तो कहाँ पर एंटर कर जाएगा? अब हम क्या स्टार्ट करें? वायवीय श्वसन। यानी हम सबसे पहले क्या चीज पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। आगे बात यहाँ तक की समझ में हम पढ़ लें इसको, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को, इसको नोट करना है, कर लीजिए। ये चीज लिखवा भी की मैंने, आप नोट कर लो, आप और लर्न हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसे क्या कहा जाता है? लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन। लिंक करती है, ये लिखवा भी दिया है मैंने, ये चीज आपको नोट भी करवा दिया है। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? दो। तीन अणु बनते हैं, है ना? तीन कार्बन कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड। ठीक है बेटा, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ना ऑक्सीजन उपयोग में आती है और ना CO2 बाहर निकलती है। पहली बार डीकार्बोक्सिलेशन लिंक अभिक्रिया में होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में नहीं होता है। जहां पर NAD से NADH2 बन रहा है वहीं पर NAD का हो रहा है रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन। और जहां से निकल जाती है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, मेरा प्लस है ना, उपस्थित है, और वो माइनस में अनुपस्थित है। अनुपस्थित है तो क्या हो रहा है? कोशिका द्रव्य में किण्वन या अनाक्सी श्वसन।
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में लिंक अभिक्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है। दो झिल्लियों के बीच में जो स्थान होता है उसे हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जहां पर क्या चलता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पर अगर वो नहीं दिया होगा तो फिर क्या आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में केवल वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस दोनों का कॉमन था, वायवीय और अवायवीय का सामने। वहां तक श्वसन ऐसा नहीं कि वायवीय अवायवीय कॉमन फेज थी। पायरुविक एसिड के अंदर फिर अगर ये ऑक्सीजन उपलब्ध है तो क्या स्टार्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन। क्लियर हो गया? इसको हटा दें और आगे में स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। हम पढ़ रहे हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहा जाता है आगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दो को कनेक्ट कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम। ध्यान दीजिएगा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है। सबसे मेन चीज जो क्वेश्चन में से आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या काम करता है बेटा। एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स मतलब ये एंजाइम इसके अंदर वर्क करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं हम। इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 5 कोफैक्टर या सहकारक कार्य करते हैं। ठीक है, इससे 5 सहकारक कार्य करते हैं। सबसे पहला है टीपीपी। टीपीपी की फुल फॉर्म होती है थाइमीन। मैं स्पेलिंग लिखी क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन टीएटी में आ चुका है और उसमें ए और बी ऑप्शन में पूछेगा THIA और THY वाला बस इतना सा था, तो इसलिए फुल फॉर्म लिख रही मैं, इंग्लिश में लिख रही हूँ थाइमीन को। थाइमीन पायरोफॉस्फेट फुल फॉर्म आई थी। क्वेश्चन पूछा गया था टीपीपी का अर्थ है। ओके, टीपीपी के बाद में आ जाता है LA। LA की फुल फॉर्म होती है लिपोइक एसिड। इसके बाद में इसके अंदर आ जाता है NAD, फुल फॉर्म का लिखवा दी थी मैंने, निकोटिनामाइड, एडिलीन, डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका मैग्नीशियम होता है और पोटेशियम होता है। तो कितने कोफैक्टर वर्क कर रहे हैं इसके अंदर? 5। और क्या हो रहा है, जो पायरुविक एसिड था, ये जो पायरुविक अम्ल था, इस पायरुविक अम्ल से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम। पायरुविक एसिड इसके साथ में क्या जुड़ा? कोएंजाइम A। ध्यान देना बेटा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखा तो आप भूल जाओगे एटीपी कैलकुलेशन। जैसे बात NADH तो आपने सुना ही नहीं स्टार्टिंग में कि एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, तो आपको वो आगे आगे बार बार कैलकुलेशन करते रहे आप सोचोगे कैसे आगे देते हैं। तो पायरुविक अम्ल से क्या बन रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम, लिंक रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम CO2 बाहर निकल रहा है। पायरुविक एसिड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हट जाएगी और यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है NAD। फॉर्मेशन हो जाएगा NADH। एक पायरुविक अम्ल से जब एक एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो कितने NADH2 बनता है? तो पर हमारे पास में जब एक पायरुविक अम्ल से एक एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा तो कितने एटीपी बनेंगे? 3। पर हमारे पास में एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक अम्ल थे? 2 पायरुविक अम्ल थे। 2 पायरुविक अम्ल थे
तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने? दो बने तो यहाँ पर कितने NADH2 बनेंगे? दो बनेंगे तो कितने ATP बनेंगे बेटा? 6 ATP। एक ग्लूकोज अणु से कितने ATP लिंक रिएक्शन में बनेंगे? तो एक ग्लूकोज अणु से कितने ATP बनेंगे? 6 ATP। कितने ATP की प्राप्ति होगी लिंक रिएक्शन में? 6 ATP। और कभी एडवांस क्वेश्चन आपको पूछ लिया था नेट लेवल पर भी, तो फिर एक पायरुविक अम्ल से एक एसिटाइल कोएंजाइम के बनते समय कितने एटीपी अणु बनते हैं? है ना? और वैसे इसमें कितने बनते हैं? क्योंकि हमारे पास में कितने पायरुविक अम्ल हैं? 2 पायरुविक। कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे? 2। आगे बात समझ में? इसको भी नोट करना है। मैं साथ में बोलती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ आपको। पूरे ग्लूकोज का ऑक्सीजन कितने बार हो रहा है बेटा? स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होता है। पहली बार ग्लाइकोलिसिस में देखा था, दूसरी बार ऑक्सीडेशन आपने यहाँ पर देखा है। और फर्स्ट बार हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का निकल जाना। फर्स्ट टाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, दूसरी बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक ग्लूकोज अणु के लिए ये रिएक्शन कितने बार चलती है बेटा? 2 बार, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है। एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम 3 ATP पर रिएक्शन 2 बार चलेगी, इसलिए कुल कितने ATP प्राप्त होंगे? 6 ATP। तो नेट गेन 2NADH2। कितने ATP बन गए बेटा? 6 ATP बन गए। पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है बेटा? 3 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन, इसलिए CO2 रिलीज हो जाएगा। हो गया नोट आपका? नहीं हुआ है क्या? चलिए तो नोट कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट साइकिल कौन सी आ जाएगी बेटा? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की खोज करने वाला था हैंस क्रेब्स। कहाँ पर की थी? कबूतर की मसल्स में। ठीक है, किससे खोज की थी क्रेब्स चक्र की? हैंस क्रेब ने कबूतर की मांसपेशी में खोजा था। और इससे बनने वाला प्रथम उत्पाद होता है सिट्रिक अम्ल, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, इसलिए इस चक्र को और क्या कहा जाता है? ECA चक्र। प्रथम बनने वाला उत्पाद क्या होता है? इसमें 6 कार्बन सिट्रिक अम्ल, इसलिए इस चक्र को और क्या कहा जाता है? मतलब सिट्रिक अम्ल चक्र कहा जाता है क्रेब्स चक्र को। इसकी पूरी कोडिंग से याद करा दूंगी इस चक्र को। क्रेब्स चक्र, इसको क्या कहा जाता है? सिट्रिक अम्ल चक्र, या इसका एक और नाम क्या है? ये कौन से ग्रुप का होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। इस चक्र में
एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल कोएंजाइम अब कहाँ पर एंटर कर रहा है? क्रेब्स चक्र में। तो इस एसिटाइल कोएंजाइम को ग्रहण करने वाला होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र में लिखिएगा बेटा, क्रेब्स चक्र सिर्फ इंट्रोडक्शन है, चक्र का बनाऊंगी मैं। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र का सबस्ट्रेट या आधारी पदार्थ एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। इसके बाद में इसको ग्रहण करने वाला कौन होता है? OAA। अभी आपको फुल फॉर्म ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम ए को ग्रहण करने वाला कौन होता है? तो ये होता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस चक्र की शुरुआत करते हैं। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड वाला होता है 4 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम होता है 2 कार्बन कंपाउंड। बनने वाला प्रथम पदार्थ होता है 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड। इसलिए चक्र को क्या कहा जाता है बेटा? सिट्रिक अम्ल चक्र। सबसे पहले कौन निर्मित हो रहा है? तो 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। सबसे पहले कौन बन रहा है? सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है सबसे पहले। चक्र की कहां पर चलता है? साइट क्या है इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां पर चलता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चक्र चलता है। अच्छा, इसके जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इस चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। एक एंजाइम जो है वो इसका अपवाद है। कौन सा एंजाइम होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं मिलकर कहां पर मिलता है? इनर मेम्ब्रेन पर, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। मतलब क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं सिवाय